हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपके लिए प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन टॉपिक लेकर के। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पहले क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ाया है। क्रांतिक कोण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ये एक मैंने तल बना दिया कि दो माध्यमों को अलग अलग करने वाला ये तल है। नीचे वाला सघन माध्यम है और ऊपर वाला विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाती है, इस तरीके से ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से गई, टकराई और उसके बाद में जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस तरीके से ये अपवर्तित किरण है। तो ये हमारा आपतन कोण आई हो गया और ये वाला अपवर्तन कोण आर हो गया। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे इस आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये अपवर्तित किरण जो है दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल के अनुदिश निकल जाती है। तो उस स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो कोण है ये क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन यदि इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, यानी कि इस आपतन कोण का मान हम इतना बढ़ाएं कि इस वाली किरण को हम यहाँ से ऊपर ले जाएं, इस तरीके से ऊपर ले गए ऐसे, तो आपतन कोण का मान बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे और वो क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा हो गया तो ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जा करके इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है उसी माध्यम में वापस आ गई, इस घटना को तो हम परावर्तन कहते हैं ना। पहले चैप्टर में ही हमने आपको ये पढ़ाया है। तो अब आपका ये आपतन कोण होगा आई और ये परावर्तन कोण हो जाएगा आर, और ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये परावर्तन का नियम हो गया। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। तो इसकी हम परिभाषा यदि बनाएं तो किस तरीके से परिभाषा बनेगी कि जब सघन माध्यम में ये सघन माध्यम है, ऊपर वाला विरल माध्यम, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यानी ये जो आपतन कोण है ना आई, ये बड़ा हो जाए क्रांतिक कोण सी से। क्रांतिक कोण हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो आपतित किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें। देखिए, सबसे पहली शर्त तो यही होती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। यदि विरल से सघन में जाएगा तो नहीं होगा। दूसरी बात क्या होती है इसमें कि आपतन कोण जो है हमारा आई, ये मैंने लिख दिया है, आपतन कोण जो आई है वो सदैव बड़ा होगा क्रांतिक कोण से। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी
पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें मैंने आपको बता दी। नंबर एक यही है कि प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। नंबर दो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब पढ़ाएंगे, देखिए हम आपको प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो होता है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखिए प्रिज्म की आकृति कुछ देखिए इस प्रकार की होती है। ये देखिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, उसके बाद देखिए इस प्रकार का होता है प्रिज्म। प्रिज्म का देखिए दो तल होते हैं। ये आपका इधर वाला प्रथम अपवर्तक तल कहलाता है, प्रथम अपवर्तक तल। ये दूसरा हमारा द्वितीय अपवर्तक तल कहलाता है, इसका द्वितीय अपवर्तक तल, और ये जो है इसका आधार हो गया। अधिक से अधिक देखिए ये जो है ये इसका प्रिज्म कोण कहलाता है, प्रिज्म कोण, या इसे हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं। ए बी सी ए डैश सी डैश, ये हमारा जो है प्रिज्म होता है। ये कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। इसके अंदर कांच का पिसा हुआ मतलब बारीक पिसा हुआ बरूदा सा भरा हुआ होता है, पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश आर पार हो सकता है। हम प्रिज्म को ज़्यादातर सिंपल त्रिभुज का आकार बना करके ही प्रदर्शित करेंगे हम, यानी कि हम इसको भी प्रिज्म मान लेते हैं। ए बी सी वही प्रथम अपवर्तक तल फर्स्ट, ये सेकंड अपवर्तक तल हो गया, ये हमारा वही प्रिज्म कोण हो गया जिसे अपवर्तक कोण भी बोलते हैं। अपवर्तक कोण जिसे हम ए से प्रदर्शित करेंगे, और ये आपका आधार हो गया। वैसे देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ कि प्रिज्म की आकृति कैसी होती है। मेरे पास में देखिए एक प्रिज्म है, ये देखिए प्रिज्म कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ये है प्रिज्म, ये आप देख रहे होंगे, ये एक त्रिभुज के आकार का होता है। ये देखिए इस टाइप का ये हमारा प्रिज्म होता है। ये देखिए ये प्रिज्म होता है त्रिभुज आकार का, इस तरीके से देखिए ये प्रिज्म, ये ना, इससे भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो देखिए इससे प्रकाश का अपवर्तन हमारा किस प्रकार से होगा। तो दो पारदर्शी मैंने आपको माध्यम बताए कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हम किस प्रकार से करते हैं आपको देखिए वो बताते हैं हम आपको। इस प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी जब प्रकाश की किरण को इस तरीके से आती है और वो इस प्रिज्म से टकराती है, तो इसके इस दिशा से जब प्रिज्म की जो निर्गत किरण होगी प्रकाश की, वो किस तरीके से बाहर निकलती है हम आपको उसके बारे में बताते हैं। ये देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कोई प्रकाश की किरण है, मान लेते हैं देखिए इस तरीके से आई, ये प्रकाश की किरण है जो आती है, आपतित किरण है, ये प्रिज्म से टकराई। जहाँ पर टकराई है इस तल पर, प्रथम अपवर्तक तल पर, ये बिंदु हमारा आपतन बिंदु होगा। तो आपको पता है कि जब प्रकाश का अपवर्तन हो या परावर्तन हो तो हमें आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचना होता है, यानी इस तल के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा, यानी इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनेगा वो हमारा अभिलंब कहलाएगा। तो मैंने इस तल के लंबवत देखिए मैंने एक अभिलंब खींच दिया इस तरीके से, ये
तो देखिए ये वायु है यहाँ पर और ये कांच है, प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर कांच भरा हुआ है। प्रकाश की किरण जब विरल, क्योंकि वायु विरल माध्यम हो गया, कांच सघन माध्यम हो गया, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी ये किरण देखिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे ना जा करके अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से जाएगा। तो देखिए प्रकाश को इस तरीके से सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि गुण है प्रकाश का, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक कोण बना, इस कोण को हम विचलन बोलते हैं। इसको मैंने डेल्टा 1 मान लिया, डेल्टा 1। डेल्टा को हम देखो इस तरीके से बनाते हैं, ये डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर फिर ये आपतन बिंदु हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर अभिलंब खींचना पड़ेगा, 90 डिग्री का अभिलंब, यानी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा, तो वो होगी हमारी, देखिए इस तरीके से। तो अब ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। वैसे तो देखिए इसे सीधा जाना चाहिए था इस तरीके से, क्योंकि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब वो निकलेगी तो इस अभिलंब से भी दूर हट जाएगी, यानी कि ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको पीछे की ओर हटाते हैं इस तरीके से इस प्रकाश की किरण को, तो ये कहलाता है हमारा विचलन कोण डेल्टा। इसको हमने डेल्टा 1 माना, ये हमारा विचलन कोण हो गया। यानी कि देखिए प्रकाश की किरण ये हमारी आपतित किरण थी, या आपाती किरण भी बोलते हैं इसे हम। वो इस तरीके से प्रवेश की प्रिज्म के अंदर, यहाँ पर गई और ये बाहर निकली, इस किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकलती है इसको बोलते हैं हम निर्गत किरण। तो देखिए जो आपतित किरण थी प्रकाश की किरण और निर्गत किरण में कितना अंतर है। यहाँ से प्रवेश करी और इस तरीके से वो निकलती है। तो देखिए ज़रा, ये हमारा आपतन कोण है आई। इसमें क्या है कि यदि हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, यानी कि इस प्रकाश की किरण को धीरे धीरे थोड़ा सा हम नीचे को लाते हैं इस तरीके से, तो आपतन कोण का मान बढ़ जाएगा। यदि हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो जो ये विचलन है हमारा डेल्टा, इसका मान कम होता जाता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो डेल्टा का मान जो है वो कम होता चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि इस अधिकतम आपतन कोण के लिए जो डेल्टा का मान है वो न्यूनतम हो जाता है, और उसे बोलते हैं हम, उस स्थिति को बोलते हैं हम न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण, और न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल्टा और इसके नीचे स्मॉल m लगा देते हैं। इसको हम डेल्टा बोलते हैं बेटा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कभी आपको याद ना रहे, इसे हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो जो न्यूनतम विचलन कोण है उसको हम डेल्टा m से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए ज़रा, ये जो न्यूनतम विचलन कोण है डेल्टा m, ये प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है उसके अपवर्तनांक और प्रिज्म का कोण यानी कि A और प्रकाश की किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। अब देखिए ज़रा, यदि इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण A है और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m है, और प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक n है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का एक सूत्र होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है अधिक से अधिक, और यह इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2, और उसके बटे में भी होता है साइन a बटे 2। ये देखिए n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2,
और साइन ए बटे 2। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। आपसे कोई भी पूछता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप बताइए n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, जहाँ पर ए प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण, ए प्रिज्म कोण। साइन आप सभी जानते हो, 10th में जो आप त्रिकोणमिति पढ़ते हो, जिसे हिंदी में ज्या कहते हैं, ये वो है। उसके बाद देखिए ये जो है, यदि प्रिज्म, देखिए प्रिज्म का साइज है, ये है हमारा, और इस प्रिज्म कोण का मान बहुत कम हो जाए तो ये प्रिज्म जो है हमारा पतला हो जाएगा। यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, देखिए यहाँ पे आगे, यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, यानी कि प्रिज्म कोण का मान बहुत कम हो, प्रिज्म बहुत पतला हो, तो न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान भी बहुत छोटा होगा, का मान बहुत कम होगा। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान होते हैं वो अपने साधारण मान के बराबर होते हैं। यानी कि जो ये था हमारे इस फॉर्मूले में साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, यानी कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, ये बराबर होगा ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 के, यानी कि साइन हट जाएगा। और फॉर्मूले में नीचे साइन ए बाई 2 है, तो देखिए ये जो साइन ए बाई 2 है ये भी आपका ए बाई 2 के बराबर होगा। यदि ये दोनों मान साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन ए बाई 2 का जो ये मान है, अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ रख दूँ तो देखो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि n बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और उसके बटे में भी ए बटे 2। ठीक है, तो देखिए n बराबर, अब एलसीएम इसका नीचे 2 है, इसके बटे में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस डेल्टा एम बटे 2। देखिए समझ गए ना, इस फॉर्मूले में n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे 2 की जगह पर जब प्रिज्म बहुत पतला होता है यानी प्रिज्म कोण बहुत छोटा होता है तो डेल्टा एम यानी कि अल्पतम विचलन कोण का मान भी बहुत कम होता है, लगभग शून्य के समान। तो साइन और ये साइन हट जाता है, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे ए बाई 2 मैंने यहाँ पे रख दिया। ये देखिए एलसीएम 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका n बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 ना होकर के यहाँ बचेगा वो आपका केवल a, 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पे इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, 1 मान करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बराबर n a। यहाँ से हमने डेल्टा एम निकाला तो डेल्टा एम बराबर हो गया आपका n a माइनस ए, और डेल्टा एम बराबर ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 1 और इंटू में a। ये अल्पतम विचलन कोण यानी कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए भी फॉर्मूला है। देखिए इस फॉर्मूले से एक बात सिद्ध होती है कि न्यूनतम विचलन कोण जो है, देखिए न्यूनतम विचलन कोण के फॉर्मूले में क्या आया, n और a। n होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक और a होता है प्रिज्म कोण। यानी कि न्यूनतम विचलन कोण केवल 2 बातों पर ही निर्भर करता है, एक तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और दूसरा प्रिज्म का प्रिज्म कोण। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 40 डिग्री है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक बार आया हुआ क्वेश्चन है और आगे के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सी बात है, सारी बात इसमें प्रिज्म के बारे में करी है। अभी हमने आपको पढ़ाया था प्रिज्म का प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बराबर दे दिया हमें 60 डिग्री। ठीक है,
उसके बाद में अल्पतम विचलन कोण यानी कि न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमें दे दिया 40 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में प्रिज्म का अपवर्तनांक एन हमें ज्ञात करना है। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में एक बात और दी जाएगी, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे एक बात आपको दी जाएगी कि साइन 50 की जो वैल्यू होती है वो 0.7660, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर 60 डिग्री, डेल्टा एम बराबर 40 डिग्री, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है वो एन होता है, जो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला हमने अभी पढ़ाई है, आप जानते हो, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, और उसके भी बटे में आता है साइन ए बटे 2। ठीक है। तो देखिए जरा क्या होगा, मान रखते हैं इसमें हम साइन ए का मान 40 डिग्री, डेल्टा एम का मान ए का मान 60 और डेल्टा एम का मान 40 बटे 2 बटे साइन ए का मान 60 डिग्री अपॉन 2। इस तरीके से हम मान रख देंगे, सरल करेंगे। देखिए बेटा, साइन 60 में 40 को जोड़ेंगे तो 100 बटे 2, और ये हो जाएगा आपका साइन 60 बटे 2 यानी कि 30। साइन 100 में 2 से भाग देंगे, देखिए 50 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपका साइन 30। आगे देखेंगे, साइन 50 का मान आपको क्वेश्चन में दिया होगा। साइन 50 का मान 0.7660 अपॉन में साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/2। तो इसको हम आगे देखिए सरल करेंगे, 0.7660 1/2, 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब हम 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 0 0, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 सत्ते 14 और 1 15। दशमलव का 1 2 3 4 स्थान है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि अपवर्तनांक जो आया हमारा n वो 1.5320, ये उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हुआ। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड परीक्षा में बहुत रिपीट होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से आप इसको समझें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप इन सबको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, इनका स्मरण कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।